महाराज शाह जी, आदरणीय अग्निशेखर सर, आदरणीय क्षमा कौल जी दीदी, आप सबके प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने एक श्रेष्ठ और सक्रिय रचनाकार से हमारी भेंट कराई और जो 2 भाषाओं में रचनाएं रचती हैं, ऐसे रचनाकार के किसी लेखनी पर बोलना इतना आसान नहीं है और यह कार्य भी बहुत आसान नहीं है। उन्होंने जो रचनाशीलता दिखाई है वह भी उनकी प्रतिबद्धता की तरफ संकेत करती है। तो सर्वप्रथम तो मैं उनको इस कविता संग्रह के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और जितने भी हमारे सम्माननीय मित्र हमसे जुड़े हुए हैं फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से, उन सभी को सादर अभिवादन कहती हूँ। आओ यूं करें टूटे ख्वाबों को नए फलसफे का पैरहन दें, रहेंगे ख्वाब भी खलाओं में सदा होकर रूह में पैबस्त। दिगर बात है कि वक्त चलता जाएगा हर पल अपनी डगर, हम भी जो चल सके संग तो ही होगा वक्त भी हम सफर। तो वक्त के साथ ही हम सब सफर कर रहे हैं और आज के इस महामारी के समय में जहां हर तरफ अनिष्ट की जो है सूचनाएं मिल रही हैं और बहुत ही अप्रिय सूचनाएं मिल रही हैं, ऐसे समय भी हम साहित्य के प्रति, अपनी अभिव्यक्ति के प्रति एक संकल्प होने के कारण ही हम सब यहाँ जुड़े हुए हैं और इस कविता संग्रह की चर्चा कर रहे हैं। आमतौर पे हम सब ये जानते हैं कि 20वीं सदी में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अभिव्यक्ति का जो ये माध्यम हमारे पास आया और विशेष रूप से 20 में ये महामारी के द्वारा जो हम सब में ये इस तरह से न्यस्त हो गया कि हम इस डिजिटल माध्यम के बिना शायद कोई काम नहीं कर पाएंगे और आज भी हम यही कार्य कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस माध्यम के द्वारा ही हम इस चर्चा को भी साकार कर पा रहे हैं ऐसे कठिन समय में भी। एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि यह जो पूरा परिदृश्य है इसने समाज को तो बदला ही है, व्यक्ति को बदला ही है, समाज और परिवार को भी पूरी तरह आत्मकेंद्रित, अंतर्मुखी और आत्मतुष्ट बना दिया। और उसका एक उदाहरण यह कविता संग्रह है कि कैसी कैसी अभिव्यक्तियां जो हम अपने आसपास देखते हैं, जो घटनाएं, जो संगतियां विसंगतियां देखते हैं, उन सब का एक लेखा जोखा, एक अनुभूत सत्य जिसको हम कहते हैं, वह इस कविता संग्रह में दिखाई देता है। ऐसे में एक स्त्री लेखन की जमीन को जब मैं टटोलती हूँ तो मैं पाती हूँ कि असमानताओं की तमाम विडंबनाओं के बीच में तिलमिलाती लेखनी के सहारे जितनी ज्वालामुखी की बरसात करना आसान हम सब समझते हैं, वास्तव में उतना है नहीं, वह बड़ी कठिन है और भीतर की जहरीली हवाओं से मुक्त होकर अमृत फुहारों को आत्मसात करके अभिव्यक्ति देना तो और भी कठिन है। और ऐसे में जब यह कविता संग्रह आता है तो एक आश्वस्ति देता है कि अभिव्यक्ति संचरणशील है, जो अनुभव है वह सतत प्रवाहमान है और यही इसकी पुष्टि करता है। वैसे तो जीवन की अनिश्चितताओं, बाधाओं से भयभीत होकर हम एक ढर्रे से कुछ अलग करने की कम ही सोच पाते हैं, लेकिन जो सुचिंतित हैं, जो बौद्धिक हैं, जो वैचारिक हैं, जो अपनी अभिव्यक्ति को दे सकते हैं, वो इस जोखिम को जरूर उठाते हैं, मैं ऐसा समझती हूँ। और बूंद को, जैसे कि बूंद को मोती बनने के लिए बादलों की गोद तो छोड़नी ही पड़ती है ना, उसी तरह एक रचनाकार की चेतना को साकार करने के लिए, अपनी चेतना को एक साकार रूप देने के लिए भावों से लिपटे शब्दों के द्वारा उसे सामने आना पड़ता है और सांसारिक जीवन के जितने भी अंधेरे हैं, उजाले हैं, उन सब की अनुभूति को बूंद का मोती बनने के लिए अवसर देना होता है। और इस चेतनात्मक प्रक्रिया को कवयित्री, साहित्यकार कहूंगी, बहुत ही बौद्धिक है, वैचारिक है, अनेक कृतियों की कृतिकार हैं डॉक्टर पन्ना त्रिवेदी जी। इन्होंने अत्यंत संवेदनशीलता और सजगता से
रच बस कर इस अभिव्यक्ति को, कविता संग्रह को शब्दों से पिरोया है। और समकालीन कविता की फलक यदि मैं देखूं या हम सब यदि देखें तो स्त्रियां कविताओं में स्वयं को ही रच रही हैं, और यह झलक, यह संकेत इनके संग्रह में दिखाई देता है। पुरुषवादी समाज की दृष्टि में स्त्री के जिस रूप को गढ़ा गया था उसे तोड़ा गया है, और साथ ही साथ एक संपूर्ण स्त्री जो अपने अस्तित्व और चेतना के साथ हो, वह अभिव्यक्ति के माध्यम से परिचित हो रही है चहुं ओर, और विभिन्न विधाओं के द्वारा वह अपने उस काबिलियत को, उस प्रतिभा को वह सामने रख रही है, ऐसा ये मानती हूं मैं। भावों के अन्वेषण की दिशा में इस कविता संग्रह की जो भाव भूमिका क्षितिज उभर कर जो सामने आता है, उससे यथार्थ को नई दृष्टि मिलती है। जिंदगी की जटिल और हैरान करने वाली वास्तविकता को झेल रहे मन की संवेदनाओं को परंपरागत कविताओं से आगे भावबोध की अभिव्यक्ति के साथ लिखा गया है। इनकी पहली कविता बचा हुआ आदमी की यदि मैं यहाँ जिक्र करूं तो जीवन के त्रासद अनुभव एवं परिवेश के जद्दोजहद से वो बाहर निकाल कर ले आती हैं उस अनुभव को, अनुभव सत्य को, जहां बचा हुआ आदमी तमाम क्रूरताओं को झेलने के बाद भी बचा हुआ है। यानी हम एक ऐसे परिवेश में रचना कर रहे हैं और रह रहे हैं जिसमें घटने वाली तमाम अमानवीय, अतिशयोक्तिपूर्ण और अन्याय से भरे कृत्यों को देखने के बाद भी, अनुभव करने के बाद भी कुछ न कर पाने की जो विकलांगता है, जो असहायकता है, वह जो है इन कविताओं में दिखाई देती है। और कई कविताओं में मुझे ऐसा लगता है कि एक मानसिक विकलांगता की ओर भी इनका इशारा है, इनका संकेत दिखाई देता है कि हम सक्षम होते हुए भी, सचेत होते हुए भी हम अपनी चेतनता के साथ सामने नहीं आते हैं। और इसी क्रम में मैं कहूंगी, चाय पर चर्चा में भी गजब का रूपक गढ़ा है इन्होंने। छन कर पी जाने वाली चाय जब विभिन्न प्रकार के प्यालों में गिरती है तो वह जाति और धर्म, अमीर और गरीब के भेद में फंस कर रह जाती है। ये कितना सच है कि हम हर दिन, हर समय हम लोग ये अनुभव करते रहते हैं। एक छोटा सा रूपक और इसमें पूरी की पूरी समाज की, व्यक्ति की मानसिक वृत्ति को उकेर कर इन्होंने रख दिया है। मानसिक विभाजन की जो पराकाष्ठा है उसको इन्होंने तोला है अपने इस कविता के द्वारा, जिससे प्रश्न ही नहीं खड़े होते वरन उत्तर भी तलाशने की चुनौती है हम सबके लिए। तो ये मैं कहूंगी कि इस तरह की कविताएं जब तक भावनाओं की निष्ठा नहीं होगी तब तक अभिव्यक्ति नहीं होगी। तो पन्ना जी ऐसी ही एक रचनाकार दिखाई देती हैं मुझे। लॉकडाउन के दिनों में इनके 3-4 सीरीज हैं इसमें, जहां पर हम सब जानते हैं कि महामारी के बाद जो एक बड़ी सी स्थिति हमारे सामने प्रकट हुई, लोगों का तड़पना, बेड न मिलना, जैसा कि अभी भी हो रहा है, लेकिन उस समय कुछ दूसरी भयावह स्थिति थी। लोग अपने घरों पर लौट रहे हैं, पैदल लौट रहे हैं, बीच में मर जा रहे हैं। उन सारे घटनाओं का एक मुझे मैं कह सकती हूँ कि शब्द चित्र इन्होंने जस का तस वहां रखा है, जो पिछले वर्ष का अनुभव हमारा बन चुका था। और अब इस वर्ष का अनुभव तो और भी भयानक है और दूसरे रूप में है। और ये हम सब जानते हैं कि यह महामारी कितने बड़े रूप में फैला हुआ है, और इसके प्रति चिंता भी समय के साथ जुड़ा हुआ चेतना है, ऐसा यहाँ पर हमें दिखाई देता है, आभास कराता है। मुझे एक और इनकी कविता बहुत सटीक और अर्थपूर्ण लगी, वह है हाथ। तुम अष्टभुजाओं में शस्त्र उठाए बैठे हो। बड़ी बेबाक कविता लगी मुझे, छोटी सी कविता है लेकिन सब कुछ कह देती है। तुम अष्टभुजाओं में शस्त्र उठाए बैठे हो सत्ता के सिंहासन पर। तुम्हें पता तो होगा, उंगलियां तो हाथ का आरंभ होती हैं या होती हैं अंत। तुम हमारे निहत्थे हाथ काटोगे तो कटेंगी उंगलियां भी, यकीनन। और जब उंगलियां ही न बचेंगी तो किस नाखून पर लगाओगे चुनाव की काली स्याही। गजब की कविता है। एक ऐसा मारक जो है वो व्यंग्य भी है इसमें, और एक तरह से एक सीख भी है कि किस तरह से एक
सत्ताधारी एक सीधे सादे प्रजा का, उसके भोली भावनाओं का फायदा उठाते हैं और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपनी लालच के लिए, लोलुपता के लिए वो किस तरह से मानसिक रूप से उन्हें बहला करके कैसे अपनी ओर कर लेते हैं। यह कितना बढ़िया इन्होंने इसमें रचा है। और ये एक सावधानी भी है, यहाँ एक ये सावधान भी करती है यह कविता। और मैं ये कहूंगी कि इस तरह की कविताओं को रचते हुए पन्ना जी के बारे में ये कहना चाहूंगी, दो श्लोक हैं जो कहा गया है आमतौर पे ऐसे ही प्रबुद्ध लोगों के लिए कि वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को ही विज्ञान तुम अर्हसि। तो यानी आवश्यकता के अनुसार ऐसे बौद्धिक लोग वज्र के समान कभी कठोर और कभी फूल के समान कोमल अपने भाव के द्वारा विशिष्टता को लिए हुए ऐसे अभिव्यक्ति देते हैं ताकि समाज में सचेतनता आए। तो ये एक तरह से मुझे लगता है कि चेतना भरने का काम है इस तरह अभिव्यक्ति को देना। इसके अलावा इनकी लड़कियां कविता है, काला सवेरा कविता है। लड़कियां में तो हम सब जानते हैं, सीमा जी स्वयं यहाँ स्त्री लेखन की बड़ी उदाहरण है, बहुत अच्छी कविताएं भी लिखती हैं, समीक्षा भी करती हैं। और हम सब जानते हैं कि जो हमारा एक परिवेश है, लड़कियां हंसती हैं तो जाने क्यों कुछ घरों के कानों को हंसी उनकी चुभती है, पर किसे है परवाह, बस लड़कियां तो हंसती। सही बात है। आज हम सब अपने उस स्वत्व को खोजने के राह पर चल पड़े हैं कि कौन क्या सोचता है। इस सोचने से पहले यह आवश्यक है कि हम कौन और कहाँ हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। तो ये कविताएं ऐसी हैं जो हमें स्वयं परिचित कराती हैं, ऐसा लगता है मुझे। और शीर्षक की कविता का अगर उल्लेख न करूं तो ठीक नहीं होगा। शीर्षक की कविता है पंख में बारिश। उन क्षणों के अभिव्यक्ति की ओर हमें ये ले चलती है जब उड़ने की ख्वाहिश अंदर से उपजती है, ये कहूंगी मैं। और ऐसे में पंख को पाना यानी अर्जित करना, अपने आप को अर्जित करना होता है। तो ये कहते हैं कि बारिश के मौसम में कुछ कीड़े मकोड़ों को भी पंख आते हैं, एक दिन के लिए ही सही, कुछ पल के लिए ही सही, शायद वह उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होता है। आखिर पंख की कीमत चुकाना आसान तो नहीं। तो दो बातों की ओर ये हमारी दृष्टि खींचती हैं। एक, पंख तो पाना ही है, उसके लिए संकल्पबद्ध होना बहुत जरूरी है हमारे लिए, लेकिन पंख पाने के लिए त्याग बहुत जरूरत है, त्याग करना पड़ता है। और ये कहती है भले थोड़े समय के लिए आए, लेकिन हमें अपने उस शक्ति का, अपने उस जो हमारे अंदर जो एक ऊर्जा है, उसका हमें लोगों के सामने रखना बहुत आवश्यक है कि हम, हमारे में कितनी ऐसी चीजें हैं जिससे हम व्यक्ति और समाज में हम कुछ न कुछ दे सकते हैं। तो जीवन में कुछ कर पाने का जो संघर्ष है, उसके प्रति जो आसक्ति है, ये कहूंगी, उस आसक्ति भाव को यहाँ इन्होंने बहुत ही मैं कहूंगी ईमानदारी से, निष्ठा से यहाँ पर रोपित किया है। और मुझे ये भी लगता है कि यहीं से स्त्री लेखन की जमीन शुरू भी होती है, जहां से ईमानदारी शुरू होती है, जहां से हमारी अभिव्यक्ति की निष्ठा शुरू होती है। पंख की तलाश और उड़ने का सपना जीवन भर उसे संघर्ष रखता है, संघर्षरत रखता है, ऐसा कहूंगी। और हम सब स्त्रियां विभिन्न मुझे लगता है कि कोणों से संघर्षरत रहते हैं। केवल एक लेखन के क्षेत्र में ही नहीं, बहुत कोणों से हम संघर्षरत रहते हैं। और यदि हम अभिव्यक्ति का भी गुर जानते हैं तो हमारा संघर्ष और भी दुगना और हमारी चुनौती चौगुनी हो जाती है, यही कहूंगी। और पन्ना जी इस चौगुनी मुझे लगता है चुनौती के साथ ये समाज में हम सब के सामने खड़ी हैं, और हम सबको भी उसी चुनौती को अपनाने की और उस राह पर चलने की हमें भी एक प्रेरणा भी दे रही हैं, ऐसा कहूंगी। बहुत सी अच्छी अच्छी कविताएं भी हैं। माँ, वे जमाने, कुछ और थे, कटघरे में भगवान, जो कि बहुत ही एक व्यक्ति जब बहुत ज्यादा निराश, हताश हो जाता है तो आखिर कहाँ शिकायत करता है, तो वो भगवान के सामने। तो ये कटघरे में भगवान बड़ा मजेदार है कि यदि वो उसको खड़ा किया जाए और उससे प्रश्न पूछा जाए कि आखिर इन सारी विषमताओं का कारक कौन है,
कौन है जो ऐसा यह सब करता है, जिसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई, वो आखिर इसको इतना बिगाड़ने क्यों दे रहा है? ये कितना रहस्यमयी है ये विचार हम सब। और मुझे लगता है कि हमारे तमाम दार्शनिकों ने भी इसी रहस्य को खोजने में अपने तमाम वर्षों को लगाया, तमाम ग्रंथों को लिखा, और अंत में यही पाया कि यह संसार मिथ्या है, ऐसा कह दिया अंत में जाकर के। तो शायद उनका 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 शोध शायद खत्म नहीं हुआ होगा, या कुछ 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 ने कहा कि नहीं, अगर हमें अगर ऊपर पर को प्राप्त करना है तो इह को भी साधना बहुत जरूरी है। तो खैर, ये सारे विचार इस कविता संग्रह में हमें दिखाई देते हैं, और मैं बहुत ही अंतर्मन से खुश हूँ कि मुझे इन कविताओं पर थोड़े समय के लिए ही सही कुछ बोलने का अवसर मिला है, और मैं आभारी हूँ पन्ना जी के प्रति, और साथ ही उनको शुभकामनाएं दूंगी कि ऐसे ही और भी रचना धर्मिता बनाए रखें, रचती रहें। 2 लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगी कि कभी भंवर में फंसे कभी मौजे शरर है, कभी भंवर में फंसे कभी मौजे शरर है, जज्बात वाकई उठती गिरती लहर है, रवानी है दरिया और समंदर में पैहम, तभी तो आबाद हर बस्ती हर शहर है। तो बहुत शुभकामनाएं और बहुत आभार।